गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये पार्ट 5 है और इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने अनुच्छेद 17 तक पिछला क्लास में चर्चा किए थे, आज आते हैं अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 जो है उपाधि के अंत के बारे में चर्चा करती है, एबोलिशमेंट ऑफ टाइटलशिप। इसमें पहला जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है 18 का क्लॉज 1। इसमें चर्चा की गई है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधित उपाधि दे सकती है, शेष अन्य नहीं। उसी प्रकार से 18 का क्लॉज 2 ये चर्चा करती है कि कोई भी भारतीय नागरिक यदि राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद में आसीन हो या विश्वास के पद में आसीन हो तो विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण करने के पूर्व उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। उसी तरह अनुच्छेद 18 का क्लॉज 3 भी यही व्याख्या करती है, लेकिन यह जो है अनुच्छेद ये विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत देश में राज्य सेवा के अधीन कोई लाभ के पद में हो अथवा कोई विश्वास के पद में आसीन हो, उनके लिए यह अनुच्छेद बनाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 18 का अनुच्छेद 18 का क्लॉज 4 जो बताती है ये सभी नागरिकों के लिए है। इसमें भी वही बातें हैं जो पूर्व में है, लेकिन इसकी परिभाषा को आगे बढ़ाई गई है। अगर कोई नागरिक भारत देश में लाभ के पद में हो या कोई विश्वास के पद में हो तो विदेश राज्य से कोई भी भेंट, उपाधि, पुरस्कार लेने के पूर्व उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? आप उत्तर देंगे उपाधि के अंत से संबंधित। दूसरा, अनुच्छेद 18 में कुल कितने हैं क्लॉज? उत्तर देंगे 4। और अब आते हैं इस पर आगे चर्चा करते हैं कि उपाधि क्या है। उपाधि किसे कहते हैं? तो उपाधि जो है एक प्रकार का टाइटल है जो व्यक्ति पूर्व में लगाया करते थे जब भारत देश विदेशी उपनिवेश के अधीन में था, जैसे राजा, महाराजा, बहादुर इत्यादि। तो उपाधि जो है ये टाइटलशिप है। पहले राजा रजवाड़े के जो भी वंशज होते थे अपने नाम के पूर्व राजा, महाराजा, बहादुर इत्यादि शब्द लगाते थे। जब हमारा संविधान बना तो अनुच्छेद 18 में ये सभी उपाधियों की अंत की गई ताकि लोगों में समानता का भाव दूर दूर तक पहुंच सके। और उपाधि और पुरस्कार में भी अंतर स्पष्ट किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1996 में। इसमें बताया गया कि उपाधि और पुरस्कार क्या है। तो उपाधि जो नाम के बाद लगती है सुफिक्स के रूप में, और पुरस्कार जो है जो अवार्ड है, जो सम्मान है, जो जिक्र हम कर रहे हैं खास तौर से वो नेशनल अवार्ड हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स के रूप में लगा सकते हैं। कहने का मतलब कोई व्यक्ति को अगर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री मिलता है तो अपने नाम के पहले या अगर वह चाहे तो ये प्रीफिक्स लगा सकता है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। और जो उपाधि होते हैं ये नाम के बाद जोड़े जा सकते हैं जो एक टाइटल के रूप में होता है। जैसे मेरा नाम नीरज नाथ मिश्रा है, इसमें मिश्रा मेरा क्या है? एक उपाधि है। तो आइए कुल मिला के चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधि का अंत के बारे में व्याख्या करती है।
आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 19 की ओर। अनुच्छेद 19 के अधीन में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से पहला जो है इंपॉर्टेंट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें बताया गया है कि अभिव्यक्ति या मत देने की या अपना विचार रखने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए दिए गए हैं। जैसा कि अनुच्छेद 19 जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होती है, या विदेशी या जो व्यक्ति भारत देश में शेयर धारक होते हैं उन पर लागू होते हैं। वो व्यक्ति या वो कंपनी पर यह प्रभावी नहीं होगा जो भारत देश के अधीन में नहीं है अर्थात विदेश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना मंतव्य, अपना मत, अपना विचार मौखिक रूप से या लिखित रूप से दे सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो हमारे संविधान में राइट टू या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई अनुच्छेद लिखित रूप से नहीं है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को भी हम लोग अनुच्छेद 19 के बंद एक में ही रखे गए हैं। और इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उत्तर देंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1। इसमें लेकिन एक तथ्य है और शर्त भी है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि आपके वाणी से, आपके एक्सप्रेशन से देश की एकता एवं संप्रभुत्वता पर खतरा मालूम पड़ती है या होने की संभावना है, तो इस अनुच्छेद पर वो पाबंदी लगा सकती है। इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशन दिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था फोन टेपिंग, ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। उसी प्रकार से हड़ताल करना ये भी वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। सरकारी जो भी गतिविधियां हैं या योजनाएं हैं उनके बारे में जानना मौलिक अधिकार है। हम किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन भी इसमें एक दायरा या सीमा बनाई गई है। हम वहां तक विरोध नहीं करेंगे जहां से देश की एकता व अखंडता में आँच आए और दूसरा किसी व्यक्ति का मान हानि हो। अगर कोई व्यक्ति का मान हानि होता है, मान लेते हैं, तो वह हमारे खिलाफ सेक्शन 499 में परिभाषित है, डिफेमेशन मानहानि, और 500 सेक्शन 500 आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, इसमें पनिशमेंट है, सजा है आपका मानहानि का। इसमें आपका अधिकतम मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल तक, और साथ में है जुर्माना भी, साथ में है फाइन भी, ये दोनों लगाई जा सकती है। तो इस तरह अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रेस या मीडिया, ठीक है, कोई व्यक्ति का गलत नाम लेकर कोई लेख लिखता है जिससे किसी व्यक्ति का समाज में मान या प्रतिष्ठा पर आँच आती है, तो ये डिफेमेशन का केस उस पर कर सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मीडिया या प्रेस कुछ वायलेशन करती है मौलिक अधिकार से संबंधित, तो हम उस पर प्रतिबंध पूर्णतया नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 19
का एक विस्तार है, आप इसको ज्यादा डिटेल से पढ़े, इंटरव्यू के लिए काफी लाभकारी है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1। आइए चलते हैं 19 का क्लॉज 2। 10 मिनट हो गई है, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए आइए आगे चलते हैं। इसमें टू असेंबल पीसफुली without any आर्म्स। कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि में जमा हो सकता है अगर उसका इंटेंशन है शांतिपूर्वक जमा होने का, बिना कोई हथियार के, मतलब ब्रीच ऑफ पीस ना हो, अर्थात किसी प्रकार से कोई शांति भंग ना हो। तो यह अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी चाहे वो संख्या में हो सकते हैं, अगर उनका मकसद शांतिपूर्वक ही जमा होने का है तो इस पर किसी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी के काम में बाधा डाला जाता है, किसी व्यक्ति के संपत्ति पर कब्जा किया जाता है, या न्यूसेंस पैदा होता है, या कोई संभावना ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, या संभावना ये उत्पन्न होती है कि यातायात बाधित हो जाए और व्यक्ति हाथ में हथियार पकड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में वहां के एसडीएम धारा 144 सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत लगा सकते हैं। यह अधिकार दिया गया है सीआरपीसी में। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। इसके तहत एसडीओ या एसडीएम उस क्षेत्र में धारा 144 लगा सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 महीने तक। और इसका जो पनिशमेंट है, इसमें अगर आप शांति भंग करते हैं तो सेक्शन 145 का आईपीसी में आपका 6 मंथ तक की सजा है और फाइन है, या सजा हो सकती है या फाइन हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो फिर से देखिए, अगर आप शांतिपूर्वक कहीं जमा होते हैं और कोई भी प्रकार की शांति भंग नहीं होती है, ना लॉ एंड ऑर्डर खराब होती है, तो ये किसी भी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इससे किसी ब्रीच ऑफ पीस होता है, न्यूसेंस होता है, तो इसके खिलाफ इस पर वहां के एसडीएम या एसडीओ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप जरूर ध्यान रखिएगा धारा 144 क्या है। तो धारा 144 के पूर्व आईपीसी में ही आपका इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 141 में यह वर्णन किया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह अगर जमा होते हैं कॉमन इंटेंशन के साथ, ब्रीच ऑफ पीस इंटेंशन के साथ या न्यूसेंस के साथ, तो वहां पे एसडीओ या एसडीएम धारा 144 लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि धारा 144 कितने व्यक्ति पर लगाए जाते हैं? 5 या 5 से अधिक, ये आईपीसी में वर्णित है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 19 का क्लॉज 3, टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कोई संघ या सहकारी संघ गठित कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 97 संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 19 का क्लॉज 3 में कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कोई राजनीतिक दल गठित कर सकता है, कोई संघ गठित कर सकता है, या कोई भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी वो संगठन बना सकता है। इसके लिए स्वतंत्र है।
लेकिन उसका उद्देश्य उस राज्य सरकार को बताना जरूरी है कि किस उद्देश्य से ये संघ या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है उनके द्वारा। अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं, इससे देश की एकता और संप्रभुत्व को खतरा मालूम पड़ती है, तो इस पर पाबंदी राज्य सरकार लगा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। आगे चलते हैं 19 का क्लॉज 4। इसमें बताया गया है टू मूव freely throughout territory of country। देश के भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। इस पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये शर्त ये है कि कहीं कहीं जहां पे एसटी और शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र घोषित किया गया है राज्य के द्वारा, उस क्षेत्र में अन्य लोगों का आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां जंगल हैं, अगर आम व्यक्ति वहां पहुंचते हैं तो उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन या उनका जो ट्राइबल लॉ है वो कहीं ना कहीं ना मिक्सअप हो जाए, ना मिल जाए, ना किसी प्रकार का उनका कोई हास ना हो जाए संस्कृति। तो इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और अन्य जगह में कुछ क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें आम व्यक्ति का आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है। मूल उद्देश्य है कि वहां रह रहे जनजातियों का संस्कृति, वहां की आदिवासी परंपरा, भाषा, रहन सहन को संजो के रखे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 19 का क्लॉज 5। टू सेटल एंड रिसाइड in any parts of India। कोई भी भारतीय नागरिक कहीं भी रह सकता है। रहने का मतलब अस्थायी रूप से वो रह सकता है या वो अस्थायी रूप से रह सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। चाहे वो अस्थायी रहे, चाहे वो अस्थायी रहे, वहां पे घर भी बना सकता है या वहां पर अस्थायी रूप से वो रह रहा है। इस पर किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तो उस पर पाबंदी लगाई गई थी जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में निवास पर अस्थायी रूप से, लेकिन अब हटा दिया गया है। इसलिए भारत देश का कोई भी नागरिक कोई भी राज्य में कहीं भी कोई भी जगह अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका पाबंदी हमारे मौलिक अधिकार में नहीं लगाया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 6। ये एक प्रकार का गौण है। इसमें बताया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है इसमें 44वें संवैधानिक संशोधन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। आपको जानकारी है वर्ष 1978 में, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300A में रखा गया है। फिर से बता दें, जो छठा मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 19 के तहत वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे वर्ष 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन से मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में या 300A में रखा गया है। इसमें यही वर्णन था कि कोई भी व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं का भी संपत्ति को खरीद सकता है, बेच सकता है, गिरवी रख सकता है। अब या राज्य सरकार उससे ले सकती है।
अटैचमेंट कर सकती है लीगल प्रोसेस से। अब इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। उत्तर देंगे 44वें संवैधानिक संशोधन। अब ये वैकेंट है। अब आखिरी जो है जिसे छठा बोलेंगे या अभी सातवां बोल दिया जाता है, सातवां बोलेंगे क्योंकि छठा तो गॉन है, वॉइड है। अब इसमें देखते हैं टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस ईटीसी। कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा, कोई भी उद्यम, कोई भी व्यवसाय, कोई भी नौकरी भारत देश के भौगोलिक सीमा में कहीं भी कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अतः हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 जो है काफी इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 19 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इससे काफी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है और क्योंकि हम इसमें आगे भी चर्चा करेंगे इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपसे ये एक अपील है कि आप कमेंट करें या लाइक करें और जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें और उससे संबंधित सर्च करें ताकि आपको YouTube चैनल से अधिक लाभ हम दे पाए और हमको भी इंकरेजमेंट मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।